ठीक है। तो इस केस में इसकी वैलेंसी 7 नहीं होगी, इस केस में इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 8 - 7, जो भी हो जाता है उसका एटॉमिक नंबर। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो आपको ये तो पता करना होगा ना कि उस एलिमेंट के एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। 12,000 में से एक पार्टिकल, ठीक है, हर 12,000 पार्टिकल में से एक पार्टिकल घूम करके वापस आ गया। हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी जितने भी एटम्स हैं उनके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन भी होता है एंड प्रोटॉन भी होता है। एक्सपेरिमेंट में कि जब भी अल्फा रेडिएशंस गोल्ड फॉइल के थ्रू पास करेंगे तो मोस्ट ऑफ द अल्फा रेडिएशंस जो है वो अनडेविएटेड पास हो जाएंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज मी श्रुति, योर साइंस टीचर फ्रॉम एडोनॉमिक्स क्लासेस, एंड आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है कि एटम के अंदर भी कुछ पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है एंड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के ये चैप्टर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सब एटॉमिक पार्टिकल्स किन्हें कहा जाता है? तो जॉन डाल्टन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये प्रपोज किया अपनी एटॉमिक थ्योरी में कि एटम्स को और डिवाइड नहीं किया जा सकता, मतलब एटम्स जो है वो इनडिविजिबल है। पर उनके बाद जो साइंटिस्ट आए उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और उन एक्सपेरिमेंट से उन्हें ये पता लगा कि नहीं, एटम्स के अंदर भी कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है। तो इनिशियली डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी सजेस्टेड दैट एटम्स वर इनडिविजिबल, यानी कि एटम्स को डिवाइड नहीं किया जा सकता। हाउएवर एक्सपेरिमेंट्स विद स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इसका एक परफेक्ट एग्जांपल होगा जब भी आप बाल कोम्ब करोगे, ठीक है। तो आफ्टर सम टाइम अगर आप उस कोम्ब को कुछ पेपर पीसेस के पास में लेके जाओगे तो वो पेपर पीसेस जो है वो कोम्ब से अट्रैक्ट होने लग जाएंगे। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी आप हेयर कोम्ब कर रहे थे तो उस कोम्ब के अंदर चार्ज इकट्ठा हो गया, एक्यूमुलेट हो गया, ठीक है। अब इसी चार्ज के वजह से वो पेपर पीसेस कोम्ब से अट्रैक्ट होने लग गए। तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का। ऐसे ही कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए जिनसे ये पता लगा कि एटम्स के अंदर चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। फिर क्या है, गैस डिस्चार्ज ट्यूब, यानी कि गैस डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए। इसमें हुआ क्या कि एक सील ट्यूब में एक गैस ली गई एट अ वेरी लो प्रेशर, ठीक है। सील ट्यूब में एक गैस ली गई एट अ वेरी लो प्रेशर एंड इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करवाया गया। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट उस गैस ट्यूब में सप्लाई करवाया गया तो कुछ रेडिएशंस प्रोड्यूस हुए जो पॉजिटिवली चार्ज थे, जिनको कैनल रेज के नाम से जाना गया, एंड कैथोड रेज भी प्रोड्यूस हुए, ठीक है। अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स में ये प्रोड्यूस हुए एंड जिसकी वजह से पार्टिकल्स डिस्कवर किए गए कि एक तरफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है एंड एक तरफ क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रॉन्स, एंड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को क्या नाम दिया गया, प्रोटॉन्स, ठीक है। नाउ तो गैस डिस्चार्ज ट्यूब्स प्रूव्ड दैट एटम्स कंटेन स्मॉलर कंस्टिट्यूएंट्स जिन्हें सबएटॉमिक पार्टिकल्स कहा जाता है। अब ऐसे कौन कौन से पार्टिकल्स डिस्कवर हुए थे जो अभी हमने बात किया, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन्स को किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, जे थॉमसन। उन्होंने कहा दे कैरी अ नेगेटिव चार्ज एंड हैव नेग्लिजिबल मास। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं एंड इनका मास बहुत ही कम होता है, ना के बराबर होता है, ठीक है। प्रोटॉन्स को किसने डिस्कवर किया था, ई गोल्डस्टीन ने, ठीक है, बाय द डिस्कवरी ऑफ कैनल रेज। तो मैंने बोला था कि गैस डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट में ये कैनल रेज डिस्कवर किए गए थे। ये जो कैनल रेज थे ये पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस थे, ठीक है। नाउ कैनल रेज वर पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस फाउंड इन अ गैस डिस्चार्ज दैट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ द प्रोटॉन। तो जब ई गोल्डस्टीन ने देखा कि ये कैनल रेज पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो उन्होंने क्या कंक्लूड किया कि इन रेडिएशंस में जरूर कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है और उन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को क्या नाम दिया गया, प्रोटॉन्स, ठीक है। नाउ प्रोटॉन्स की प्रॉपर्टीज क्या है, चार्ज इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट टू इलेक्ट्रॉन। मतलब जितना एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उतना ही एक प्रोटॉन पे भी चार्ज होता है, पर ऑपोजिट, यानी कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होगा, माइनस में चार्ज होगा, एंड प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होगा, प्लस में चार्ज होगा, ठीक है। इट्स मास इज अप्रोक्सीमेटली 2000 टाइम्स दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में प्रोटॉन का मास कई ज्यादा है, ठीक है। अब थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। तो जे थॉमसन ने क्या बोला, He was the first to propose a model for the structure of an atom। यानी कि ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया कि एटम दिखता कैसा है,
ठीक है। हिज मॉडल इज ऑफन कॉल्ड द क्रिसमस पुडिंग और वाटरमेलन मॉडल। हालांकि इनका मॉडल जो था वो आगे जाकर के रिजेक्ट कर दिया गया, पर इनके मॉडल की वजह से भी बहुत कुछ इंफॉर्मेशन आगे आने वाले साइंटिस्ट को पता लगी, ठीक है। नाउ व्हाट वर द पोस्टुलेट्स ऑफ थॉमसन्स मॉडल? एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज पेयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। इन्होंने बोला कि ये जो पूरा गोला है, ठीक है, ये जो पूरा स्पेयर है, इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, और जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, ये इनमें ऐसे बीज की तरह लगे हुए हैं। जैसे वाटरमेलन, पूरा वाटरमेलन जो है उसका जो पूरा रेड पार्ट है वो क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है, और जो ब्लैक सीड्स है वो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो इन्होंने ऐसे एटॉमिक मॉडल, मतलब ऐसा एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया। The negative and positive charges are equal in magnitude due to which the atom as a whole is electrically neutral। तो इन्होंने ये बोला कि जितना पॉजिटिव चार्ज है इसमें उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होगा, जिसकी वजह से जो एटम है वो न्यूट्रल होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ना ही उस पर कोई पॉजिटिव चार्ज होगा, ना ही नेगेटिव चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज को क्या है? बैलेंस आउट कर देगा, ठीक है। तो एटम क्या हो जाएगा? न्यूट्रल, नो चार्ज। फिर इसका ड्रॉबैक क्या था? while this model explained neutrality of atom, it could not explain the results of later experiments like Rutherford's gold foil experiment। तो इनका ड्रॉबैक क्या था कि आगे जो साइंटिस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए उनपे इनका मॉडल सूट नहीं कर रहा था, उनपे इनका एटॉमिक मॉडल सूट नहीं कर रहा था, जिसके वजह से इनके मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया। रदरफोर्ड मॉडल, दैट इज द गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। तो रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया था, जिसकी वजह से उनको भी एटम के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिली, ठीक है। नाउ Ernest Rutherford performed an experiment to understand how electrons are arranged within an atom by bombarding a thin gold foil with fast moving alpha particles। तो रदरफोर्ड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया? एक पतला गोल्ड फॉइल लिया, ठीक है, एंड उसमें से अल्फा पार्टिकल्स को पास करवाया, अल्फा रेडिएशंस को पास करवाया थ्रू अ गोल्ड फॉइल, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप देख लेते हैं। गोल्ड फॉइल वाज चोजन बिकॉज ही वांटेड द थिनेस्ट लेयर पॉसिबल, अबाउट 1000 एटम्स थिक। तो उनको एकदम पतली लेयर चाहिए थी, ठीक है, इसीलिए उन्होंने गोल्ड फॉइल को चूज किया, क्योंकि इट वाज ओनली 1000 एटम्स थिक। नाउ फिर अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज हीलियम आयंस विद अ मास ऑफ 4u। इनका मास क्या है? 4u। u क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। नाउ दे आर फास्ट मूविंग एंड पोजेस अ हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं इनमें डबल पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, डबल, दुगना पॉजिटिव चार्ज होता है, एंड इनमें बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी भी होती है। Because alpha particles were much heavier than the protons, Rutherford expected them to pass through the gold foils with only very slight deflection by the subatomic particles। तो रदरफोर्ड ने क्या मतलब एक्सपेक्ट किया इस पूरे एक्सपेरिमेंट में कि जब भी अल्फा रेडिएशंस गोल्ड फॉइल के थ्रू पास करेंगे तो मोस्ट ऑफ द अल्फा रेडिएशंस जो है वो अनडेविएटेड पास हो जाएंगे, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स का मास बहुत ज्यादा था, ठीक है, तो उनको इजीली कोई भी डेविएट नहीं कर पाएगा, ऐसा रदरफोर्ड ने सोचा, ठीक है। एंड उन्होंने क्या एक्सपेक्ट किया कि जो अल्फा पार्टिकल्स है वो इजीली गोल्ड फॉइल से पास हो जाएंगे, क्योंकि वो डेविएट नहीं होंगे बिकॉज ऑफ देयर ग्रेटर मास, ठीक है। अब देखते हैं होता क्या है। तो व्हाट डिड ही ऑब्जर्व? ये ऐसे जो ये क्या है? एटम्स है, ठीक है, गोल्ड फॉइल के अंदर जो एटम्स है वो है यहाँ पे अरेंज्ड है पूरा। अब ऑब्जर्वेशन क्या है? Most fast moving alpha particles pass straight through the gold foil without any deviation। तो most of the alpha particles जो थे वो सीधा चले गए without any deviation, ना इधर गए ना उधर गए, सीधा क्रॉस कर गए गोल्ड फॉइल को, ठीक है। Some alpha particles were deflected by the foil by small angles। कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो स्मॉल एंगल से डेविएट हो गए, मतलब उनकी जो डायरेक्शन थी वो स्लाइटली चेंज हो गई, ठीक है, बाय स्मॉल एंगल्स। Surprisingly, about 1 out of every 12,000 particles appear to rebound, मतलब वापस आ गए, ठीक है। तो 12,000 में से एक पार्टिकल, ठीक है, हर 12,000 पार्टिकल में से एक पार्टिकल घूम करके वापस आ गया, मतलब कि वो क्रॉस नहीं कर पाया गोल्ड फॉइल को, ठीक है। अल्फा पार्टिकल की बात हो रही है यहाँ पे। तो 3 ऑब्जर्वेशन क्या है? सबसे पहले मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो थे
वो क्रॉस कर गए विदाउट एनी डेविएशन। कुछ अल्फा पार्टिकल्स थोड़ा बहुत डेविएट हुए और कुछ अल्फा पार्टिकल्स यानी कि 1 in every 12,000 अल्फा पार्टिकल्स को वापस आना पड़ा। तो ये उसका डायग्राम है। जैसे ये वाला जो है यहाँ पे कुछ कुछ एंगल से क्या है, मोस्ट ऑफ देम मतलब ये जो है वो निकल गए, इजीली पास हो गए, ठीक है। अब कुछ कुछ जो है यहाँ पे आकर के देखो डेविएट हो गए, ठीक है, और कुछ कुछ को वापस घूम करके जाना पड़ा। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो रे है, ठीक है, इसको वापस से घूम करके जाना पड़ा। ये जो है ये इधर आया इस डायरेक्शन में और इसको यहाँ पे जाना पड़ा। फिर ये जो रे है, मोस्ट ऑफ द रेज जो थे वो अनडेविएटेड पास हो गए। तो इस डायग्राम में क्लियरली समझ में आ रहा होगा। नाउ कंक्लूड क्या किया रदरफोर्ड ने, ये जो ऑब्जर्वेशंस है इससे उन्हें क्या समझ में आया, ठीक है। तो सबसे पहले मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी बिकॉज मोस्ट पार्टिकल्स पास थ्रू विदाउट डिफ्लेक्शन। तो उन्हें समझ में आया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स बिना डेविएट हुए चले गए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि एटम के अंदर मोस्ट ऑफ द स्पेस जो है वो खाली है, ठीक है, वहां पे कुछ नहीं है जो अल्फा पार्टिकल को रोके, इसलिए अल्फा पार्टिकल क्रॉस कर गया, ठीक है। The positive charge of the atom occupies very little space as very few particles were deflected from their path. तो जो पॉजिटिव चार्ज है, अब अल्फा पार्टिकल्स क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, ठीक है। तो वो कब डिफ्लेक्ट होंगे, जब उनके सामने कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आएगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करता है, एक दूसरे को दूर भेजता है ना। तो अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं और अगर उनके सामने कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हो तो वो चले जाएंगे, रिपेल हो जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज क्या है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा, ठीक है, पर ऑपोजिट चार्ज जो होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे रदरफोर्ड ने क्या समझा कि जो एटम है उसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक जगह पे इकट्ठा हुआ है, ठीक है, पूरे एटम में पॉजिटिव चार्ज नहीं फैला हुआ है, पूरा जो एटम है मोस्टली खाली है, तभी अल्फा पार्टिकल्स गुजर के चले गए। पर उसका जो पॉजिटिव चार्ज है ना वो ऐसे एक जगह पे एक्यूमुलेटेड है, ठीक है, सेंटर पे ऐसे एक्यूमुलेटेड है, और जब अल्फा पार्टिकल्स इस पार्ट पे हिट कर रहे हैं तो उनको वापस जाना पड़ रहा है, ठीक है। A very small fraction of alpha particles were deflected by 180 degree, indicated that all positive charge and mass were concentrated in a very small volume called the nucleus. तो इससे किसकी डिस्कवरी हुई, न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई। जो ये जो मास है सेंटर में, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने क्या समझा इससे कि जब भी कुछ कुछ पार्टिकल्स, ठीक है, 1 out of 12,000 पार्टिकल्स, ठीक है, जब भी कुछ कुछ पार्टिकल्स इस न्यूक्लियस पे आके हिट कर रहे हैं, तो क्योंकि न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो ये पार्टिकल्स वापस रिपेल करके चले जा रहे हैं, ठीक है। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो एटम में फैला हुआ नहीं है, वो क्या है, बीच में कंसंट्रेटेड है। The radius of the nucleus is about 10 to the power 5 times less than the radius of the atom. तो ये एक न्यूक्लियस है, ठीक है, इसका जो रेडियस है वो एक एटम के रेडियस से बहुत छोटा है, 10 to the power 5 टाइम्स छोटा है, ठीक है। तो इसका जो न्यूक्लियस का जो रेडियस है वो एटॉमिक रेडियस से 10 to the power 5 टाइम्स क्या है, छोटा है, ठीक है। There is a positively charged center called the nucleus where nearly all the mass of an atom resides. तो जो एटम का मास है, ठीक है, वो न्यूक्लियस की ही वजह से है, बाकी एटम पूरा खाली है। एटम का जो मास है वो मेनली उसके न्यूक्लियस की वजह से, सारा मास क्या है, न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड है, बाकी एटम क्या है, खाली है। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे घूम रहे हैं, स्पाइरल में, ऐसे सर्कुलर पाथ में, ठीक है, ऐसे करके। तो यही इनका एक मेजर ड्रॉबैक हो गया था। मतलब अगर इसको और क्लियरली हम लोग देखेंगे तो ये एक न्यूक्लियस है, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो ऐसे घूम रहे हैं, मतलब इनका सेपरेट पाथ नहीं है, एक ही पाथ है जिसमें ये घूम रहे हैं, ठीक है। तो यही आगे जाके इनका ड्रॉबैक हो जाता है। द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। तो एटम के साइज के मुकाबले न्यूक्लियस का जो साइज है वो बहुत ही कम है।
अब ड्रॉबैक क्या था रदरफोर्ड के मॉडल का? द मेन ऑब्जेक्शन वाज रिगार्डिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, कि इनके मॉडल के हिसाब से एटम जो है वो स्टेबल नहीं रह पाएगा, ठीक है, पर इन रियलिटी एटम्स आर स्टेबल, है ना। तो ये क्या है, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, ऑपोजिट है। रदरफोर्ड के मॉडल के हिसाब से एटम स्टेबल नहीं रह पाएगा, ठीक है, उन्होंने जो प्रपोज किया था, पर एक्चुअली एटम्स आर क्वाइट स्टेबल। अब ऐसा क्यों हुआ? एनी पार्टिकल इन सर्कुलर ऑर्बिट अंडरगोज एक्सेलरेशन। कोई भी पार्टिकल अगर गोल गोल घूम रहा है तो उसकी वेलोसिटी हर पॉइंट पे क्या है, चेंज हो रही है, क्योंकि हर पॉइंट पे उस पार्टिकल का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर इस पॉइंट पे देखो तो ये डायरेक्शन है, टैंजेंट बनाओगे तो, अगर इस पॉइंट पे पार्टिकल का डायरेक्शन देखोगे तो ये है। तो हर पॉइंट पे पार्टिकल का जो डायरेक्शन है वो क्या है, चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से पार्टिकल की वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। अगर पार्टिकल की वेलोसिटी भी चेंज होगी मतलब पार्टिकल के क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है, एक्सेलरेशन हो रहा है बिकॉज वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो ड्यूरिंग एक्सेलरेशन चार्ज पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स वुड रेडिएट एनर्जी, यानी कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स में एक्सेलरेशन होगा तब वो एनर्जी लूज करेंगे, ठीक है, रेडिएट करेंगे, दे विल गिव आउट एनर्जी। जब भी क्या होगा, उनमें एक्सेलरेशन होगा, दे विल रेडिएट एनर्जी। द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड लूज एनर्जी एंड इवेंचुअली फॉल इनटू द न्यूक्लियस, मेकिंग द एटम हाईली अनस्टेबल। इन रियलिटी एटम्स आर क्वाइट स्टेबल। तो जब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे तो वो लूज करेंगे एनर्जी, और लूज करते 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 कहां आके कोलाइड हो जाएंगे, विद द न्यूक्लियस, जिसकी वजह से एटम स्टेबल नहीं रह पाएगा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूम रहे हैं, इसको वापस देखते हैं, अगर ऐसे ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूम रहे हैं इस पाथ पे, ठीक है, तो ऐसे घूम करके ये इलेक्ट्रॉन है एक, ठीक है, ये ऐसे घूम करके आ रहा है, लूज कर रहा है एनर्जी, और धीरे 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 आके न्यूक्लियस में कोलाइड कर जा रहा है। तो एटम तो इससे अनस्टेबल हो जाएगा ना, बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, एटम स्टेबल होते हैं। तो यही इनके मॉडल का एक ड्रॉबैक था कि ये जो पाथ है ये एक ही पाथ इन्होंने बना दिया था, जबकि एटम में सेपरेट ऑर्बिट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के लिए अलग अलग ऑर्बिट होते हैं, ठीक है। तो वो किसने बताया कि अलग अलग ऑर्बिट होते हैं? बोर्स मॉडल ऑफ द एटम। इस मॉडल में हमें पता लगा कि जो ऑर्बिट्स है वो अलग अलग होते हैं। टू ओवरकम रदरफोर्ड्स ड्रॉबैक, नील्स बोर प्रपोज द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स। तो नील्स बोर ने हमें ये बताया कि ऑर्बिट्स क्या है, अलग अलग है इलेक्ट्रॉन्स के लिए, एक ही ऑर्बिट नहीं है, ठीक है, वरना उसकी वजह से क्या हो जाएगा, एटम अनस्टेबल हो जाएगा। Only certain special orbits known as discrete orbits of electrons are allowed inside the atom. While revolving in these discrete orbits, electrons do not radiate energy. तो जब इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं तो वो एनर्जी गिव आउट नहीं करते, ठीक है, सेपरेट ऑर्बिट्स है, और जब भी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं इन ऑर्बिट में तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहे हैं। These orbits or shells are called energy levels. They are represented by the letter K, L, M, N. तो इनको ऐसे नेम किया गया है, जैसे जो इनर मोस्ट शेल है उसको K, ठीक है, फिर उसके बाद वाला शेल हो गया L, फिर उसके बाद वाला शेल हो गया M, फिर उसके बाद वाला N। तो ऐसे और भी अगर बढ़ते रहेंगे तो K, L, M, N, O, ठीक है, तो ऐसे इन्हें नेम किया गया है। और द नंबर्स 1, 2, 3, तो इसको ऐसे 1, 2, 3 से भी डिनोट कर सकते हैं। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो अभी हमने एटॉमिक मॉडल के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है। ये शेल नंबर ऐसे भी इसको डिनोट किया जा सकता है, n इज इक्वल टू 1, ये फर्स्ट शेल, ये सेकेंड शेल, ये थर्ड, फोर्थ, ठीक है, तो वैसे इसकी n की वैल्यू चेंज होती रहती है। तो अब न्यूट्रॉन्स को किसने डिस्कवर किया? दे वर डिस्कवर्ड बाय जे चैडविक इन द ईयर 1932, ठीक है। न्यूट्रॉन्स हैव नो चार्ज, दे आर न्यूट्रल। प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, एंड दे हैव अ मास नियरली इक्वल टू दैट ऑफ अ प्रोटॉन। तो इनका जो मास होता है वो प्रोटॉन के जितना ही ऑलमोस्ट होता है। दे आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल द एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी जितने भी एटम्स हैं उनके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन भी होता है एंड प्रोटॉन भी होता है। तो जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है वो 3 है
है ना, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कहाँ पे होते हैं? न्यूक्लियस में होते हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस में होते हैं। इनको न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है, साथ में कलेक्टिवली इनको क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन कहा जाता है। एंड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि उसमें होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो जो प्रोटॉन का चार्ज होगा वही न्यूक्लियस का चार्ज हो जाएगा। तो न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है एंड जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, A neutron is represented as n. The mass of an atom is the sum of the masses of the proton and neutron present in the nucleus. तो जो मास होता है एटम का वो कैसे निकालते हैं? प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, जो प्रोटॉन का जो मास है और जो न्यूट्रॉन का जो मास है, दोनों को ऐड करके क्या निकलता है? मास ऑफ एन एटम। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर इलेक्ट्रॉन का मास क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स का मास नेग्लिजिबल होता है, ठीक है, इसलिए उन्हें कंसिडर उतना नहीं किया जाता है। तो अगर मास कैलकुलेट करना है एटम का तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के मासेस को ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हमने ये तो पढ़ लिया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैसे अरेंज होते हैं? ऑर्बिट्स में अरेंज होते हैं, उनका अलग अलग ऑर्बिट होता है। पर अब किस ऑर्बिट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कैसे पता लगेगा? तो उसके लिए हमें पढ़ना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसको कहते हैं बोर एंड बरी स्कीम। ठीक है, तो व्हाट आर द रूल्स? रूल्स फॉर फिलिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स आर, मैक्सिमम लिमिट क्या है हर एक शेल की? 2n² से डिसाइड होती है। अब 2n² एक बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है, जहां पे n क्या है? नंबर ऑफ शेल, मतलब पोजीशन ऑफ शेल। ठीक है, तो सबसे पहला जो शेल है वो क्या है? n, है ना। अगर फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, मतलब पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, तो वो कैसे हम लोग पता करेंगे? 2n² फॉर्मूला से। n की जगह क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट शेल निकाल रहे हैं ना, तो फर्स्ट शेल क्या होगा? n इज इक्वल्स टू n, आई मीन 1। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है, तो ये हो जाएगा 2। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। फिर सेकेंड शेल में n की वैल्यू चेंज हो जाएगी, n क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड शेल में क्या होगा? 2n²। ठीक है, तो सेकेंड शेल में ये होगा, n की जगह क्या करेंगे? 2 आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। ठीक है, और 4 इंटू 2 क्या हो जाता है? 8। तो सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है, ऐसे ही थर्ड शेल भी आ जाएगा, तो n की जगह 3 आ जाएगी। ठीक है, 3 वैल्यू पुट करेंगे, तो फिर 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। 9 इंटू 2 क्या होता है? 18। तो थर्ड शेल में क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं कि हर शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। ठीक है, जैसे K में n इज इक्वल्स टू 1, तो फॉर्मूला के हिसाब से 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, 18 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे जैसे जैसे जो n की वैल्यू बढ़ती रहती है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स की भी वैल्यू बढ़ती रहती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी बढ़ता रहता है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट शेल इज 8। बाकी सब तो ठीक है, पर हमें ये ध्यान रखना होता है कि 2n² फॉर्मूला भले ही फॉलो करो, पर जो लास्ट शेल है, ठीक है, जो लास्ट शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स ही होने चाहिए, 8 से ज्यादा नहीं होंगे। आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स ही होने चाहिए, 8 से कम हो सकते हैं, ठीक है, 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक्सीड नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फिल्ड इन अ गिवन शेल अनलेस द इनर शेल्स आर फुल। ऐसा नहीं है कि अगर ये जो लिमिट है, जब तक आप पूरा फुल नहीं कर देते हो तब तक आप नेक्स्ट शेल को फिल नहीं कर सकते। जैसे कि अगर फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि फर्स्ट शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन डालोगे, सेकंड शेल में चलो 3 डाल दिया, तो ऐसे नहीं हो सकता। फर्स्ट शेल में जब तक 2 नहीं होंगे तब तक सेकंड शेल के पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, कि कैसे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर। हर एक एलिमेंट का अपना अपना एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है कि उस एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स हैं।
ठीक है, तो वही हो जाता है उसका एटॉमिक नंबर। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो आपको ये तो पता करना होगा ना कि उस एलिमेंट के एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसी को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर। तो लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन का, ठीक है। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17, यानी कि इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 17 प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। तो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होता है 17। तो अब हमें 17 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है, शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो ये रहा न्यूक्लियस। अब फर्स्ट शेल में 2 आएगा, है ना। फर्स्ट शेल में 2n² के हिसाब से कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं फर्स्ट शेल को, ठीक है। तो अब हमारे पास 17 इलेक्ट्रॉन्स में से हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, ठीक है। तो 17 में से 2 इलेक्ट्रॉन हमने दे दिए, तो अब कितना बचा, 15। अब सेकेंड शेल में एट मैक्स कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, है ना। तो सेकेंड शेल में फॉर्मूला के हिसाब से 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, जो 2n² था। अगर ये करके भी मैं दिखा दूं तो सेकेंड शेल में n के जगह 2 आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8। तो सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो पुट कर देते हैं। ठीक है, अब 8 इलेक्ट्रॉन्स 15 में से हमने दे दिए, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है वो। तो अब बचा कितना 7, ठीक है। अब लास्ट में क्या आ जाएगा 7 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे 1, ठीक है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसको बोला जाता है, ठीक है। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, फर्स्ट शेल में 2, फिर कॉमा 8, कॉमा 7, ठीक है। तो ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8, 7, ठीक है। अब ऐसे ही एक और, अब देखते हैं सोडियम, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, ठीक है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 11 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो फर्स्ट शेल में क्या होगा 2, तो 11 में से 2 हटा दो आप, ठीक है। सेकेंड शेल में बचा कितना, 11 में से 2 हटाओगे तो 9 इलेक्ट्रॉन। अब सेकेंड शेल में हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स देने हैं, 8 तो देने ही है ना। और फिर बचा कितना 1, तो वो किस में चला जाएगा, लास्ट में। लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, ठीक है। तो इसको भी वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड शेल में 8, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हमने 2 + 8 डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ठीक है। फिर इसके बाद वाले शेल में 18 आएगा, पर क्या हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स देने होंगे, ठीक है। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग यहाँ पे दे देंगे एंड लास्ट में क्या हो जाएगा 2। क्योंकि अगर मान लो आप सोच रहे थे कि अगर यहाँ पे 2 होता है फर्स्ट शेल में, फिर सेकेंड शेल में 8 होता है, तो हमने 20 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, तो कुल मिला के 10 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। अब हमारे पास और कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, 10 और इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, ठीक है। तो उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कोई बोलेगा कि यहाँ पे 10 दे दो, पर फिर क्या हो जाएगा, लास्ट शेल में तो एट मैक्स हम लोग 8 इलेक्ट्रॉन्स ही दे सकते हैं ना, उससे ज्यादा तो दे नहीं सकते हैं। तो फिर हमें यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन ही देना होगा। अगर हम लोग यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो फिर हमारे पास 10 में से अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि लास्ट शेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 8 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो इसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आप 10 नहीं लिख सकते क्योंकि फिर वो रूल
गलत हो जाएगा, मतलब रूल को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसे की जाती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये एग्जाम में आएगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, तो उसके लिए आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान देंगे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किन्हें कहा जाता है? द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। तो लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी एटम में, तो उस एटम का वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाता है। जैसे सोडियम के केस में लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे, तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 2। ठीक है, फिर क्या है? ऑक्टेट रूल क्या कहता है? एटम्स विथ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल आर केमिकली स्टेबल। मतलब ऐसे एटम्स जिनके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन एटम्स को कोई लेना देना नहीं होता किसी भी और एटम से, वो स्टेबल होते हैं, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, दे आर अनरिएक्टिव। ठीक है, तो इनर्ट गैसेस ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इनको किसी से लेना देना नहीं है, ये किसी और एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो कोई भी एटम दूसरे एटम के साथ रिएक्ट कब करेगा? जब उसको अपने लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने होंगे। ये भी हम लोग एग्जांपल की मदद से अभी समझेंगे। ठीक है, जैसे कि सोडियम एंड क्लोरीन का एग्जांपल लेते हैं। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2,8,1। ठीक है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2,8,7। अब ये कैसे आया? एटॉमिक नंबर से आया, जो हमने प्रीवियसली किया था। ये था 11 एंड ये था 17, तो इसको हमने ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अब इसको क्या करना है? लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसे भी लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो अब सोडियम के लिए इजी क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन दे देना या 7 इलेक्ट्रॉन ले करके फिर ऑक्टेट कंप्लीट करना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने में भी एनर्जी लगती है, इलेक्ट्रॉन लेने में भी एनर्जी लगती है। तो इसके लिए इजी यही होगा कि ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दे। ठीक है, तो इसके पास फिर क्या हो जाएगा? लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, है ना, क्योंकि जो 1 इलेक्ट्रॉन था वो तो इसने दे दिया। अब इसके पास, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, तो इसको वो सोडियम से मिल गया, और इसका क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,8। ठीक है, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन इससे मिल गया, तो इसने क्या किया है? इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है, और इसने क्या किया है? अपने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो क्या हो जाता है? पॉजिटिवली चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो क्या हो जाता है? नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, और जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये लोग साथ में आ जाएंगे और एक कंपाउंड फॉर्म करेंगे, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स लूज करके पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं उनको, वो मेटल्स के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स गेन करके नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं वो नॉन मेटल्स के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, मेटल्स का अपना प्रॉपर्टी होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, और फिर मेटल्स मैलिएबल होते हैं, मतलब उनको शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, उनके वायर्स बनाए जा सकते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने से पास होने देते हैं। नॉन मेटल्स के अपने प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे नॉन मेटल्स के प्रॉपर्टीज मेटल्स के टोटली ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये बैड कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, ये मैलिएबल नहीं होते, इनको शीट में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता, ये डक्टाइल नहीं होते। ठीक है, इनको वायर्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो फिर जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और ऐसा एलिमेंट मेटल्स के कैटेगरी में आएगा। जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ऐसा एलिमेंट जो है वो नॉन मेटल के कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो आई होप ऑक्टेट रूल क्लियर हो गया होगा कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स करने के लिए ही, मतलब एटम्स अपने लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देते हैं या तो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर देते हैं। बहुत सारे केसेस में वो इलेक्ट्रॉन्स शेयर भी कर देते हैं ताकि वो स्टेबल हो सके। ठीक है, अब वैलेंसी क्या है? द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू अचीव अ फुल्ली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल। तो वैलेंसी ये प्रीवियस एग्जांपल से ही आप समझ जाओगे। इस केस में इसने क्या किया है? 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है ना स्टेबल होने के लिए, तो इसकी जो वैलेंसी है वो क्या है? 1+, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया होता तो 2+ हो जाती। ठीक है,
और इस केस में इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस, ठीक है। इसके ऊपर एक चार्ज आ जाएगा 1 माइनस का, ठीक है। यहाँ पे 1 लिखो या ना लिखो एक ही बात है, पर अगर 2 होता या और कोई नंबर होता तो यहाँ पे आपको पहले नंबर लिखना होता, ठीक है। लेट्स से अगर यहाँ पे 2 होता तो यहाँ पे 2 प्लस, फिर यहाँ पे 2 माइनस, ठीक है। तो इस केस में क्या है 1 माइनस हो जाएगा। तो वैलेंसी क्या है कि स्टेबल होने के लिए कोई भी एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स या तो लूज कर रहा है या तो गेन कर रहा है, तो वही उसकी वैलेंसी हो जाएगी, ठीक है ना। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू अचीव अ फुल्ली फिल्ड आउटरमोस्ट शेल को ही वैलेंसी बोलते हैं। अब मेटल्स क्या है, यूजुअली डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, एग्जांपल सोडियम हैज 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो वैलेंसी इज 1। अब मेटल्स वो होते हैं, पहले ही मैंने बोल दिया था कि ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं, ठीक है, और नॉन मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं, ठीक है, और फिर स्टेबल होते हैं। तो वैलेंसीज हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मेटल की वैलेंसी, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ना वही उसकी वैलेंसी हो जाती है। जैसे कि सोडियम है, ठीक है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1 है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसका क्या है 1 है, वही उसकी वैलेंसी हो जाएगी। पर नॉन मेटल के केस में क्या है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7 है, ठीक है। तो इस केस में इसकी वैलेंसी 7 नहीं होगी, इस केस में इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 8 माइनस 7, जो कि क्या होता है 1 होता है, ठीक है। यानी कि अगर किसी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से कम है तो आप उसको एज इट इज लिख सकते हो। इसका क्या था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से कम था तो इसका वैलेंसी जो था वो 1 ही हो गया। पर इस केस में क्या है, इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये 4 से ज्यादा है, तो उस केस में आपको उस नंबर को 8 के साथ माइनस करना होगा, जो बच रहा है वो आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है, वही उसकी वैलेंसी हो जाएगी। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम या द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वही उसका क्या हो जाता है एटॉमिक नंबर। मास नंबर क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, दैट इज एक एटम में, एक एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स और कितने न्यूट्रॉन्स है, दोनों को मिला दो, ठीक है, वही उसका मास नंबर हो जाएगा, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ठीक है। इसको डिनोट कैसे किया जाता है, ये एक एलिमेंट है एंड इसके ऊपर क्या है, इसका मास नंबर लिखा जाता है एंड नीचे क्या लिखा जाता है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिखा जाता है, ठीक है। जैसे कि नाइट्रोजन है, ये एक एलिमेंट है, तो इसके ऊपर क्या लिखा जाएगा, इसका मास नंबर, और नीचे क्या लिखा जाएगा, इसका एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। अब आइसोटॉप्स क्या होते हैं, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विद द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, तो उसको क्या बोलते हैं, आइसोटॉप बोलते हैं, ठीक है। इसका आप एक और भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन के जो 2 तरह के आइसोटॉप्स हैं, ठीक है। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो 17 ही है, ठीक है, पर उसका मास नंबर कुछ कुछ केसेस में 35 हो जाता है, कुछ कुछ केसेस में 37 हो जाता है, तो ये दोनों क्या है, क्लोरीन के आइसोटॉप्स है। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, सेम एलिमेंट, यानी कि ये क्लोरीन क्या है, एक ही एलिमेंट है, तो सेम एलिमेंट के एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है पर मास नंबर जो है वो डिफरेंट होता है। तो एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट with the same atomic number but different mass number। अब एटॉमिक नंबर तो सेम होगा ही ऑब्वियसली, क्योंकि सेम एलिमेंट के एटम्स है, पर इनका मास नंबर क्या है वो डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल, क्लोरीन एग्जिस्ट एज आइसोटॉप विथ मासेस 35U एंड 37U। तो एप्लीकेशन क्या है, यूरेनियम आइसोटॉप्स न्यूक्लियर फ्यूल की तरह यूज किए जाते हैं, कोबाल्ट के आइसोटॉप्स कैंसर ट्रीटमेंट में काम आते हैं, आयोडीन के आइसोटॉप गॉइटर ट्रीटमेंट में काम आते हैं, तो अलग अलग डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए ये आइसोटॉप्स काम आते हैं। फिर आइसोबार्स क्या होते हैं, ठीक इसका उल्टा, एटम्स जो कि डिफरेंट एलिमेंट्स के होते हैं, ठीक है, तो उनका एटॉमिक नंबर ऑब्वियसली डिफरेंट होगा पर उनका मास नंबर सेम होगा। पहले वाले केस में क्या हुआ था, एटॉमिक नंबर सेम है पर मास नंबर अलग अलग है, तो वो क्या हो गए, आइसोटॉप्स हो गए वो एटम्स। पर ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो पर मास नंबर सेम हो, तो उन एटम्स को बोला जाता है आइसोबार्स। जैसे कैल्शियम, ठीक है, तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 20 है, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, पर दोनों का मास नंबर क्या है 40 है। आर्गन का भी मास नंबर 40 है, कैल्शियम का भी
मास नंबर क्या है 40 है, पर दोनों का जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट है, दैट इज एक का 20 एक का 18। ठीक है, तो ये है कुछ आइसोबार्स के एग्जाम्पल्स। तो हमने ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो अगर आपके कोई भी डाउट्स वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे जरूर बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगी उन्हें सॉल्व करने की। तो आज की क्लास यहीं पे ओवर होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।